अस्पताल के कमरा रात की मध्यम रोशनी में डूबा हुआ था। खिड़की के पर्दे हल्की हवा में सरसरा रहे थे और बाहर की सर्दी की फुनकी अंदर के माहौल को भी महसूस हो रही थी। दीवारों पर सफेद पेंट का हल्का सा फीका रंग रोशनी में और भी मध्यम लग रहा था। बेड के किनारे तभी आलात खामोशी से बजते हुए दिल की धड़कन और सांसों की रफ्तार की निगरानी कर रहे थे। बेड के पास सबितीन खड़ा था, लिबास सादा मगर साफ सुथरा, नीले रंग की शर्ट और काले पतलून में चेहरे पर खामोशी और तहम्मुल की झलक और आंखों में थोड़ी सी बेचैनी छुपी हुई थी। इसकी गर्दन पर हल्की सी झुर्रियां इसकी संजीदगी और उम्र की पहचान दे रही थी। वो एक 26 साल का हैंडसम नौजवान था। बेड के दूसरे किनारे बाप के बेहद नजदीक परिवश बैठी थी। इसकी उम्र 17 साल के करीब थी। बाल लंबे मगर थोड़े उलझे हुए थे, कपड़े सफेद और हल्के नीले रंग के थे। वो सादे से सलवार सूट में कोई डॉल लग रही थी। आंखों में खौफ और हल्की जिद थी। होठों के किनारे कांप रहे थे और छोटे छोटे हाथ घुटनों पर लपेटे हुए थे। वो खामोशी से सबतीन को देख रही थी, जैसे अपने दिल की सब कैफियतें छुपाने की कोशिश कर रही हो। परिवश, बाबा की एक बात मानो कि वो बहुत वक्त के बाद बोल पा रहे थे। परिवश की आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला था। जी बाबा, इसने जल्दी से अपना हाथ थाम लिया था। बेटा, मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। मेरा बच्चा, आप सबितीन से निकाह कर लो। परिवर्ष ने हैरत से पहले बाप को देखा और फिर गर्दन मोड़कर सबितीन को, जो निगाहें झुकाए फ्लोर को घूर रहा था। बाबा, मैं इनसे निकाह नहीं करूंगी, इन अंकल से। आपको पता भी है मुझसे एज में कितने बड़े हैं? वो हवनक हुई बेसाख्तगी में बोली थी, जबकि सबितीन ने खफ्फत से निगाहें इधर उधर घुमाई थी, जबकि रियाज साहब ने दिक्कत से मुस्कुराहट छुपाई थी। ऐसे नहीं कहते मेरा बच्चा। सबतीन और आपकी जोड़ी बहुत प्यारी लगेगी। और फिर सबतीन बचपन से आपका दोस्त भी तो है। वो इसे दपट कर जरा इश्तियाक से बोले। दोस्त थे, अब नहीं है, इसने बावर कराया। तो दोबारा दोस्ती कर लें। मैं आप बस सबतीन से निकाह कर लो मेरी जान। बाबा की आखिरी ख्वाहिश समझकर वो फिक्रमंद लहजे में बोले तो वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी। बाबा, परिवश आप अंकल को हर्ट कर रही हैं, इस तरह इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसने तंबी जरूरी समझी, जबकि वो मुंह बसोर कर अब सू सू कर रही थी। सबतीन निकाह खां को अंदर बुला ले। मेरी गुड़िया अपने बाबा की कभी बात नहीं टालती। वो अपने छोटे छोटे हाथों से आंसू रगड़ कर रोने लगी थी, जबकि सबतीन ने फौरन हुक्म की तकमील की थी। परिवश वल्द रियाज अहमद, आपका निकाह सबतीन सिकंदर वल वलीद सिकंदर के साथ पाएवज 10 लाख हेक्टेयर सिक्का राजुल वक्त होना करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। इसने जरा नाराजगी से सबतीन को देखा था। अल्फाज दोहराए गए और परिवश की रजामंदी पर गोया रियाज साहब के सीने से एक बोझ सा सिरक गया था। सबतीन सिकंदर वल्द वलीद सिकंदर, आपका निकाह परिवश वल्द रियाज हैदर के साथ बाएवज 10 लाख हक महर सिक्का राजुल वक्त होना करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। परिवश की मनमोहनी सूरत को नजरों में बसाए इसने दिलकशी से इकरार किया था। और फिर वो बाप के सीने से लगकर हिचकियों से रोई थी। मैं आज इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ सबतीन। मेरी बच्ची बहुत नाजुक है, इसे हमेशा अपने करीब रखना, इसका बहुत ध्यान रखना। और हाँ, मैंने ये निकाह इसलिए कराया है क्योंकि ये बिन माँ की पली है। इस उम्र के बच्चों से ज़्यादा समझदार है, थोड़ी नादान ज़रूर है, मगर तुम्हें ज़्यादा तंग नहीं करेगी। बस इसे अकेला ना करना। इस बाप की इस इल्तिजा को नज़रअंदाज ना करना। वो सरगोशी में बोल रहे थे और वो इनके लफ्ज़ों में छुपा मतलब बखूबी समझ रहा था। समझ तो परिवश भी रही थी, मगर वो रोते हुए खुद को लापरवाह शो कर रही थी। सबतीन, परी को घर ले जाओ, ये यहाँ रहेगी तो परेशान ही रहेगी। इसने झट नफी में सर हिलाया। जाओ मेरा बच्चा, मैं तुम्हारा बाप तुम्हें तुम्हारे वाहिद साहिबान तुम्हारे महरम के साथ रुखसत कर रहा हूँ, खुश रहो। वो इसकी नाना को नजरअंदाज कर अपने साथ ले आया था, जो रोते हुए रोते गाड़ी में बैठी थी। और सबतीन ने इसे बच्चों की तरह रोते देखकर सर झटका था। रो क्यों रही हो? अंकल ठीक है यार, इसका कंधा सहलाते हुए इसे दिलासा दे रहा था। मेरे बाबा ने मुझे अपने पास नहीं रखा, आपके साथ भेज दिया। मैं नाराज हूँ आपसे। वो इस बार गुस्सा हुई। है, मैंने क्या किया? वो हैरान हुआ। इसके सामने वो वैसे भी कम ही मैच्योरिटी का सबूत देता था। आप कहते थे जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझसे शादी कर लेंगे, क्योंकि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। यकीनन आपने ही बाबा को कहा होगा। अब वो रोई रोई गुलाबी आंखों से मशकूक नजरों से देख रही थी। सबतीन के दिल ने एक बीट मिस की थी। ऐसे नहीं देखो मुझे, अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ और बड़ी तो तुम हो गई हो। अभी सुना नहीं अंकल ने क्या कहा था? इसने मायना खैजी से आंखें चलाते आईब्रो उठाए तो वो बुरी तरह से पटाई थी और इसका कहकाप उलट हुआ था। मैं बाबा से शिकायत करूंगी, इसने धमकी दी। अच्छा रिलैक्स, मजाक कर रहा हूँ यार। अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जानती हो ना अपने ददियाल को। मैं तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करता, इसीलिए अंकल को यही ठीक लगा और मुझे भी। अब क्या तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करूं? वो एक बार फिर पटरी से उतरा था।
परिवश ने घूर कर देखा। ओके बाबा, कुछ नहीं कहता, चलो हमारा निकाह, सॉरी, शादी की खुशी में कुछ मीठा खा लेते हैं। वो इसे बहलाने की गर्ज से इसका हाथ थामकर अपने हाथ के नीचे स्टीयरिंग पर रख चुका था, जबकि वो इसे मुसलसल घूर रही थी, जिसकी शुरू से इस पर गंदी नजर थी। अब कैसे खिला जा रहा था। अब क्या कच्चा चबाओगी मुझे? मोर काटते इसने आईब्रो उठाए। मुझसे बात नहीं करें। मुझे आप जैसे अंकल से शादी नहीं करनी थी। इसने एक बार फिर हाथ झटकना चाहा, मगर वो कोशिश नाकाम मना गया। अच्छा, अंकल हूँ मैं। लड़कियां मरती हैं मेरे लुक्स पर। इतना हैंडसम शौहर बैठे बिठाए मिल गया है, कदर करो। इतनी देर में वो घर पहुंच गए थे। जो आपके लुक्स पर मरती हैं, मैं इन्हें एडवाइस करूंगी कि वो मर ही जाएं। वो पाँव पटकती धड़ाम से गाड़ी का दरवाजा बंद करके बाहर निकली, जबकि सबीतीन भी फौरन इसके पीछे गया था और रास्ते में ही से पकड़कर गोद में उठा लिया था। ये क्या बदतमीजी है। इस अचानक इब्तिदा पर वो बुरी तरह से पिटाई थी। बदतमीजी नहीं, रस्म है हमारे खानदान की। जब बीवी पहली बार शौहर के घर में कदम रखती है तो वो खुद उसे उठाकर रूम तक लेकर जाता है। इसे शरारती निगाहों से देखता वो मेंशन के अंदरूनी हिस्से की जानिब कदम उठा रहा था। मैं पहली बार नहीं आई। इसने इसकी गर्दन के गिर्द हिसार डालकर दांत किचकिचाए। बीवी बनकर तो पहली बार ही आई हो ना, इसने जताया, जबकि वो इस बार खामोश रही। तब तक वो इसे रूम में लाता, बेड पर बिठाता, साथ को लेटकर इसे अपने ऊपर गिरा चुका था। वो एक बार फिर चटपटाई। सब तीन छोड़े मुझे, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी और बाबा से शिकायत लगाऊंगी कि आप मुझे तंग कर रहे थे। इसे पूरी पूरी समझदारी का सबूत दिया, जबकि वो इसके गिर्द हिसार डालकर सीने से लगा गया था। तुम जानती हो मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया था। अंकल की वजह से थोड़ा परेशान हूँ, मगर मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरी मोहब्बत हो यार, थोड़ी मुझसे छोटी जरूर हो, मगर वो तो मोहब्बत प्लस बीवी ना। भरपूर इस्तेहाक से इसके माथे पर बोसा देता इसे शर्माने पर मजबूर कर गया था, जो यूं ही सीने पर सर रख गई थी। ये भी हकीकत थी कि इसका बेस्ट फ्रेंड सिर्फ वो ही था। अंकल ठीक हो जाएंगे ना? कुछ पल यूं ही खामोशी की नजर हुए थे। अगर इन्हें कुछ हो गया तो? वो खौफ से बोल रही थी। कुछ नहीं होगा। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं डिनर का बोल देता हूँ, फिर तुम रेस्ट कर लेना। मैं अंकल के पास हॉस्पिटल चला जाऊंगा। अब वो उठ बैठा था। मैं भी चलूंगी। वो बस जिद हुई। तुम घर पर रहो, एक दो रोज में अंकल ठीक होकर आ जाएंगे। इसकी हद से ज्यादा जिद को भी नजरअंदाज कर वो डिनर करवा कर ही अस्पताल आ गया था। आधी रात का वक्त था जब रियाज साहब की दुनिया छोड़ गए थे और सबीतीन ने एक बार फिर खुद को यतीम समझ लिया था और एक बार फिर इस कर्ब से गुजर रहा था। परिवेश को संभालने का मरहला अलग था, मगर वो जिसे सँभाल ही गई थी, मगर वो घंटों खामोश रहती थी। सबीतीन काम की मसरूफ़ियत के बाइस इसे ज़्यादा वक़्त नहीं दे पाता था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इसने ऑफ़िस से आते ही साथ ही कमरे में दाख़िल होते सोफ़े पर बैठी परिवश के माथे पर लब रखे थे। ये इसके रोज़ का मामूल था। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी आ गए। उसी ख़याल से चौंकी थी। रियाज़ साहब को गुज़रे 2 माह होने को आए थे और इन दोनों की ज़िंदगी में अब तक कोई तब्दीली नहीं आई थी, ना ही कोई बहार आ सकी थी। हाँ यार, दरअसल मेरी एक दोस्त आ रही है कुछ दिन यहीं स्टे है इसका। वो साथ ही सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा इसके गिर्द हिसार डालकर नज़दीक कर चुका था। अब वो आहिस्ता-आहिस्ता इसकी गुर्बत की आदी होती जा रही थी, मगर सबीतीन इस अरसे में खुद पर ज़ब्त के कड़े पहरे बिठाए रखे थे। वो इसकी मासूमियत और इस उम्र की लापरवाही को ख़त्म नहीं करना चाहता था। आज सारा दिन क्या किया, इसके बालों में उँगलियाँ चलाता वो आँखें मूंदे बैठा था। कुछ नहीं, बोर हो रही थी। मैं एक बात पूछूं? सबीतीन को वो थोड़ी डिस्टर्ब लगी थी। पूछो, इजाज़त क्यों ले रही हो? इस बार इसने गर्दन उठाकर इसकी तरफ देखा था। क्या बाबा मेरी वज़ह से दुनिया से गए हैं? इसने इस कदर अचानक और गैर मुतवक्का बात की थी कि वह हैरानी से उठ बैठा। इसकी आँखों में आँसू आ गए थे। ये किसने कहा तुमसे? इसके गालों पर फिसलते आँसू अंगूठे से पूछता हुआ इस्तिफ़सालिया गोया हुआ। वो चाचू की कॉल आई थी। आज वो कह रहे थे कि बाबा मेरी वज़ह से दुनिया से गए हैं, क्योंकि मैं इन्हें हर वक़्त परेशान करती थी। इनकी कोई बात नहीं मानती थी और पढ़ाई भी ढंग से नहीं की। मुझे कुछ नहीं आता, उठने-बैठने की तमीज़ भी नहीं है, बस अपने से बड़ी उम्र के होनहार लड़के को फँसा लिया, अपनी अदाएँ दिखाकर। वो रोते हुए सब बोलती जा रही थी और सबीतीन का चेहरा ज़ब्त से सुर्ख़ पड़ रहा था। भला वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार बच्ची थी, मगर थी तो कम उम्र बच्ची ही ना। इसे समझ ना आई कि वो इसे किस तरह समझाए और तसल्ली दे। जब हिचकियों से रोने लगी थी, यकीनन इसने इनकी फ़ज़ूल बातें दिल से लगा ली थी। परिवश, यहाँ देखो मेरी तरफ, वो सिर्फ़ तुम्हें हर्ट करना चाहते हैं और तुम हो रही हो। तुम हर्ट हो गई तो अंकल हर्ट होंगे। क्या तुम ऐसा चाहती हो कि अंकल तुम्हारी वज़ह से तकलीफ़ में रहें? इसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। तो इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दो। और पढ़ाई से याद आया, तुम्हारा रिज़ल्ट कब का आया हुआ है? अब कॉलेज का क्या इरादा है? इसने मौज़ू तब्दील किया था। मुझे नहीं पढ़ना, वैसे भी अब मेरी शादी हो गई है। इस बार वो सर झटक कर मज़े से बोली थी, क्योंकि बाप को तकलीफ़ तो वो किसी सूरत नहीं पहुँचा सकती थी।
तो ये किस किताब में लिखा है कि शादी के बाद तुम नहीं पढ़ सकती? इसने आईब्रो उठाए। मैं नहीं पढ़ूंगी, इसने मुंह बनाया। तो फिर क्या करोगी? अब इसके चेहरे के बदलते तासुरात एक दिलचस्पी हुई थी। हम घूमने चलते हैं सब तीन, जैसे सब कपल शादी के बाद घूमने जाते हैं वैसे ही। वो एक्साइटेड हुई। वो हनीमून होता है, वो जरा मायना खैजी से बोला था। हाँ, तो हम भी हनीमून पर चलते हैं। वो कौन-सा पीछे थी, जबकि वो मुस्कुराकर इसे खुद में भींच गया था, जो मुसलसल कुछ न कुछ बोल रही थी। "सँभल जाओ लड़की, क्यों मेरे हाथों ज़ाया होने का शौक चढ़ गया है तुम्हें?" इसे अपनी गोद में किए शिफ्ट करता वो ज़रा तंबी बोला, जो फ़िलहाल इसके सर से गुज़र गया था। "आप मुझे मारेंगे?" इसने आँखें फैलाईं। "हद हो गई बेवकूफ़ी की।" इसने ताज्जुबी निगाहों से देखा। अभी आपने बोला कि मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगी, सुधर जाओ। इस तरह भारी आवाज़ बनाकर बोलती वो इसे क्यूट लगी थी। करता हूँ तुम्हारा इंतज़ाम, कल मेरे साथ कॉलेज चलना, किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लो और अपनी डिग्री कंप्लीट करो पहले, फिर जाएँगे घूमने। इसने आँखें फैलाईं। और अगर जब तक हमारे बच्चे होंगे तो मैं कैसे पढ़ूँगी? इस बार सबीतीन का हैरत का झटका लगा था। अपनी बीवी को वो बच्ची समझ रहा था, मगर वो पूरी थी। तुम्हारा दिमाग ज़्यादा ही नहीं चल रहा, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तुमने मज़ाक समझ लिया है सब कुछ। और ये जो तुम हर वक़्त फ़ज़ूल से नॉवल पढ़ती रहती हो ना, अभी देखता हूँ तुम्हारी कलेक्शंस। हद हो गई है। जो मैंने सोचा नहीं वो तुमने बोल दिया, वो अभी तक गहरे सदमे में था। हाँ, तो इस दुनिया में नया क्या है? सबसे बल के होते हैं, हमारे भी होंगे ना। अब वो शरारत के मूड में आ चुकी थी। वो अच्छे से जानती थी कि सबतीन इसे बच्ची समझकर दूर-दूर रहता था, जबकि वो भी बताना चाहती थी कि वो बच्ची नहीं है। तुम यहाँ बैठो, मैं ज़रा शावर ले लूँ। मुझे तुम्हारी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो हड़बड़ाहट में इसे गोद से उतारकर सोफे पर बिठाता झट वॉशरूम में घुस गया, जबकि अपने पीछे इसे परिवश का कहका सुनाई दिया था। वो इसे सिर्फ कंफर्टेबल करने के लिए अपने करीब करता था, ताकि वो इनके दरमियान हाइल रिश्ते को फरामोश न कर सके। मगर वो 18 से पहले ऐसा सोच भी नहीं सकता था, और वो तो जैसे दिमाग में सब कुछ तय किए बैठी थी। वो शावर लेकर बाहर आया तो परिवश इसका मोबाइल लिए ना जाने क्या स्क्रॉल कर रही थी, जबकि वो सर झटककर ड्रेसिंग रूम की जाने पड़ा था। इतने में मुलाजमा ने खबर दी कि वो इनकी दोस्त आ गई है। परी, चलो मेरे साथ, हुलिया दुरुस्त करो अपना और अच्छे से मिलना। होके वो इसका दुपट्टा उठाकर इसे गले में पहनाता, बाल भी खुद ही ठीक करके अपने हिसार में लिए नीचे बढ़ा था। ओह माय गॉड, लॉन्ग टाइम हैंडसम, क्या हाल है? वो जीन्स शर्ट में मलबूस स्टाइलिश सी लड़की बेबाकी से सभी तीन के गले लगी थी। परिवश के माथे पर बल नमूदार हुए तो वो इसे इग्नोर कर गई थी। यार, सवितीर ने जरा खप्पत से इसे पीछे किया था। परिवश से मिलो, परी ये अनमोल है, मेरी यूनिवर्सिटी फेलो, मेरी जूनियर रही हैं। वो इसे कंधे से पकड़कर करीब लाता तारुफ करा रहा था, जबकि इसका तो मुंह ही बन गया था। ये मैं सबतीन की वाइफ हूँ। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, वो जताते लहजे में बोली। वो जो मनकूहा बोलने वाला था, परिवश को बोलते देख खुद ही खामोश हो गया। हैं, सीरियसली सबतीन, तुमने एक बच्ची से शादी कर रखी है? ये तुमसे शायद 8-10 साल छोटी है। वो हैरत ज़दा हुई। 9 साल। मैं सबतीन से 9 साल छोटी हूँ, और ये कोई इतना फ़र्क नहीं होता, है ना सबतीन? इसने सवालिया निगाहों से देखा, जो इसके लहजे में जेलसी महसूस कर महफूस हो रहा था। फ़ौरन इसकी बात से इत्तेफ़ाक कर गया। छोड़ो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। वो माहौल का तनाव कम करने की गर्ज से बोला था। मैं दिखा देती हूँ ना सबतीन। वो फ़ौरी बीच में कूदी तो वो सर हिला गया, जबकि वो अच्छे से जानता था कि कहाँ से खुद कुछ नहीं मालूम था, मगर फ़िलहाल वो ख़ामोश था। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं। वो मोबाइल पर आती कॉल सुनने की गर्ज से साइट पर चला गया था। वो इस वक़्त डाइनिंग टेबल पर साथ ही बैठे थे, जबकि परिवश अपनी आदत से मजबूर ज़रा बेढंगे स्टाइल में खा रही थी। सबीतीन बहुत बार इसे सही कर चुका था, मगर ये इसका कम्फ़र्ट ज़ोन था। उफ़ स्वीट गर्ल, खाना तो अच्छे से खाओ। तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह खा रही हो। आधा मुँह में, आधा प्लेट में। सबीतीन, यार, अपनी छोटू-सी बीवी को थोड़े मैनर्स तो सिखाओ। वो मसनूई हँसी हँसकर बोली तो सबीतीन की निगाह परिवश पर पड़ी, जो वाक़ई वो बेढंगे अंदाज़ से खा रही थी। माँ ना होने और बाप का दोनों दिनों घर से बाहर होने की वजह से वो नैनीज़ के हाथों में पली बड़ी थी। इसकी कुछ आदत वाक़ई बहुत ख़राब थी। पर ये अच्छे से खाओ, कितनी बार समझाया है। दोनों हाथ टिश्यू से साफ करो और स्पून लो। इसने तंबी निगाहों से घूरा था। अनमोल का उठना-बैठा सब दोस्तों के साथ था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी इसको कमतर फ़ील करवाए। खा तो रही हूँ सब तीन, वो मुँह बनाई। इसका यूँ इस चुड़ैल के सामने डाँटना अच्छा नहीं लगा था। खा नहीं, गिरा रही हो, वो हँसी। तो सब तीन ने ज़रा शिकवा करने निगाहों से परी को देखा। अच्छा, मैं साफ़ कर देती हूँ। इसने झट साफ़ किया था, मगर अब इसकी भूख ज़रूर बढ़ गई थी। परी खाना, इसकी प्लेट में अभी भी बचे हुए चावल थे।
मैंने खा लिया, वो नाराज़गी से बोली, जबकि वो गहरी सांस भर कर रह गया। साथ ही इसकी प्लेट का बचा हुआ खाना खुद खाने लगा। अनमोल को ये सब बर्दाश्त न हुआ तो वो आई एम फुल कहती मेज़ छोड़ गई, जबकि वो जो किचन में खड़ी सब देख रही थी, झट बाहर आई और सबीतीन के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। इसने आईब्रो उठाए। वो चुड़ैल मुझे देखे जा रही थी। अब सुकून जगाऊंगी। सबीतीन ने ज़रा खफगी से देखा था, साथ ही इसे हाथ के इशारे से मना करता। अब खुद ही इसके मुँह में निवाले डाल रहा था, जो तेज़ी से दबाती कुछ कह रही थी और वो तवज्जो से सुन रहा था। अनमोल ये मंज़र देख अंदर तक जलकर राख हो गई थी। यार, छोटे बच्चों की तरह ज़िद नहीं किया करो। मैं अनमोल के साथ एक बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ परी। वो एक ही इसकी बात सुनकर ज़िद हुआ था। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। इनकी आप पर गंदी नज़र है। इस बार सभी तीन ने ठहर कर ज़रा खफकी से देखा था। तुम सुधरोगी नहीं, वो मुँह बना गई। अच्छा जाएँ, मैं भी आपसे नाराज़ हूँ। वो मुँह बना गई, जबकि वो लेट हो रहा था, इसीलिए इसका हाथ पकड़कर नीचे ले आया ताकि वो नाश्ता कर सके। यार बैठ जाओ परिवश, इसने ज़बरदस्ती बिठाया था, जबकि अनमोल ने दिलचस्पी से इसके नखरे देखे थे। सबीतीन मान लिया कि तुम्हारी बेगम अभी छोटी है और तुमसे उम्र में कोई 9 साल छोटी भी है, मगर ये हर वक्त बच्चों जैसी हरकतें क्यों करती है? अब देखो इसे चेयर पर बैठना भी नहीं आता, मेज पर लेट ही गई है पूरा। अनमोल को बोलना सबीतीन को फील हुआ था, जबकि वो ढीठ बनी वैसी ही बैठी रही। परी, सीधी होकर बैठो, और कितनी बार कहा है कि थोड़े मैनर सीख लो। क्या मुझे हर बात बतानी होगी? इस बार वो खफा हुआ। सबीतीन में तो बस इसके लहजे में खफगी महसूस कर वो रुहांसू हो गई थी। अच्छा बस यार, चुप कर जाओ। अनमोल तुम चलो, हमें लेट हो रहा है। वो चहक कर उठी थी और सबीतीन के साथ बाहर निकल गई थी, जबकि वो पीछे बैठी अब सू करके रोने लगी थी। यूं ही एक माह गुजर चुका था। सबीतीन हद से ज्यादा मसरूफ हो गया था। इसका दाखिला भी कॉलेज में हो गया था। वो ज्यादातर पढ़ाई में मसरूफ रहती थी। अक्सर तो अब वो पढ़ने की वजह से अलग कमरे में ही सो जाती थी। सबीतीन भी इसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करता था, क्योंकि अभी वो इसको वक्त देना चाहता था, मगर इसका खुद पर जब्त टूट जाना था। आज इतवार का दिन था। अनमोल और वो डाइनिंग एरिया में बैठे गप्पे लगा रहे थे। परिवश पानी लेने की गर्ज से बाहर आई थी, जहाँ कॉफी का दौर चल रहा था। इसने जरा घूर कर देखा था। परी यार, इधर आओ। तुमने पिछले 1 हफ्ते से मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। कभी सो रही होती हो, कभी कॉलेज, तो कभी पढ़ रही होती हो। सबतीन इसे अक्सर रात को कमरे में जाकर चेक करता तो वो सो रही होती, फिर वो वापस रूम में आ जाता। अलबत्ता दिन में इनकी मुलाकात भी नहीं हो रही थी। मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, आप कमरे में आकर मिल लेते मुझसे। इसने सबतीन की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया था, जबकि अनमोल नाक में चढ़ाती सबतीन को बीवी के लिए उतावला होता देख बाहर निकल गई थी और इस तक जाता अपने हिसार में ले गया था। तुम नहीं आ सकती थी रूम में। तुम जानती हो ना मैं कितना मसरूफ चल रहा हूँ, मगर तुम जानबूझकर मुझसे दूर हुई हो। इसके सर की मांग पर लब रखता इसने शिकवा किया। वो हूंस खामोश रही। अच्छा, आप कुछ बोलो भी यार। वो जैसे खफा हुआ। मैं नहीं भूल रही, आप घूमते रहे इस बिल्लो बांद्री के साथ। मैंने कॉलेज में अपने न्यू फ्रेंड्स बना लिए हैं। वो गुस्से से बोली तो सबतीन इसके अंदाज पर मुस्कुराया था। ओके बेबी, ये तो अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि तुम ज़रा सोशलाइज़ हो जाओ ताकि तुम्हें मैनर्स आएँ। वो छेड़ने वाले अंदाज में बोला तो इसने इसे ज़ोर से खुद से अलग किया था और वो इसका सुर्ख चेहरा देख के हका-लका गया था। मज़ाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं हूँ। इसने एक बार फिर हिसार में लेना चाहा, मगर इस बार वो हिसार तोड़ती किचन में आ गई थी। चलो आओ कहीं बाहर चलते हैं। वो साथ ही पीछे आया था। मैं नहीं जा रही आपके साथ कहीं भी। वो गुस्सा हुई थी। क्यों नहीं जा रही भई? वो रास्ता रोक गया। जब तक ये बिल्लो बांधी यहाँ रहेगी, मैं आपसे नाराज़ रहूँगी। सुन लिया आपने? वो जताते लहजे में गोया हुई तो सबीतीन का कहका भी सागता था। यार तुम इतनी क्यूट क्यों हो? वो शिद्दत से आगे बढ़ता इसके गाल पर लब लग गया। वो इसकी जेलसी को अच्छे से समझ रहा था, मगर अंदर ही अंदर महफूज हो रहा था। मुझसे बात नहीं करें, बल्कि मेरा कल अकाउंटिंग का पेपर है। एक तो मुझे बिज़नेस समझ नहीं आता, पता नहीं कॉमर्स क्यों दिला दिया मुझे। मुझे आकर समझाइए, बैलेंस शीट मनहूस कभी इक्वल नहीं आई। वो जग भर तीख पर बढ़ाई थी। अच्छा तुम अपनी बुक लेकर स्टडी में आओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। इस बार इसने झुंझला देखता वो संजीदा हुआ। जल्दी आइएगा, इस मनहूस मारी के पास ना बैठ जाइएगा। परिवश बिहेव, अब ये ज्यादा हो रहा है। इसके लहजे में तंबी थी। वो नाक में समेट कर ये जा और वो जा। अनमोल, वो सबीतीन प्लीज यहाँ आओ। देखो मेरे कांच लग गया है। वह इसे कल के शेड्यूल से आगाह करने आया था। कहाँ से बेड के पास पाँव पड़ा बैठा देख वो जरा फिक्रमंद हुआ। ओ गॉड, ये ग्लास कैसे लग गया यार तुम्हें? वो नीचे पास ही बैठ गया था।
मुझे नहीं पता, प्लीज़ निकालो इसे, मुझे बहुत पेन हो रही है, वो रोते हुए बोली थी। तो वो भी गिड़गिड़ाया गड़बड़ाया, पेट, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, ये काँच तो काफ़ी अंदर चला गया है, कहीं अंदर भी कोई पीस ना हो। इसने हाथ लगाकर चेक किया तो वो तकलीफ से चिल्ला उठी। मैं नहीं चल सकती सब्ज़ी, मेरी जान निकल रही है। वो बुरे तरीके से रोने लगी थी। कल ग्लास टूटा ज़रूर था मगर मुलाज़िमा ने ना जाने कैसे साफ़ किया था। ओके रिलैक्स, मुझे यहाँ से होल्ड करो, मैं लेकर चलता हूँ। इसे बाजू से पकड़ता वो कहता है इसे थाम गया, जबकि वो पाँवों पर जोर डाले बगैर लड़खड़ाई थी। और सबीन ने इसे दर्द से कराहते देख गोद में उठाकर बाहर की तरफ कदम उठाए थे। जबकि इसे तलाश करती स्टेडी से बाहर आती परिवश ये मंजर देख भी ना कर रह गई थी। दिल पर बिजलियां सी गई थी। वो औरत सबीन की गोद में थी, आंखों में मिर्चियां सी मचने लगी थी। वो गाड़ी में बिठाकर चला गया था, जबकि वो बेड पर गिरकर रोने लगी थी। कितनी ही देर रोते रोते वो सो गई थी। इसे अपने पेपर की कोई टेंशन नहीं थी। क्या ये टेंशन छोटी थी कि इसका शौहर इसे छोड़कर दूसरी लड़की को तवज्जो दे रहा था। इन्हें वापसी में काफ़ी लेट हो गया था। काँच काफ़ी अंदर तक चला गया था, जिसकी वजह से अनमोल को बहुत डर था। वो इसे रूम में छोड़ता परिवेश के ख़्याल आने पर इसके रूम में आया तो वो बेख़बर सो रही थी, किताब एक तरफ को पड़ी थी। इसे याद आया कि परी ने इसे सवाल समझाने के लिए कहा था। कल इसका पेपर था। वो करीब आकर नज़दीक बैठ गया था। पता नहीं क्यों वो अनमोल से इनसिक्योर फ़ील कर रही थी, जबकि जानती थी कि वो इसके पीछे कितना दीवाना है। परी, इसने झुककर धीरे से पुकारा, मगर जवाब न दे। इसके माथे पर बोसा देता वो गोद में उठाकर रूम में ले आया था। वो कसमसाई ज़रूर मगर सोती रही। इतने दिनों से वो दूर थी, अब तो बेचैनी होने लगी थी। भला वो कहाँ इसकी नाराज़गी या दूरी बर्दाश्त कर सकता था। बेड पर लिटाता खुद भी करीब ही लेट गया था और अपने हिसार में लेटा आँखें मूंद गया था। सबतीन सिकंदर की मुकम्मल दुनिया हो तुम, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वो धीरे से कान में सरगोशी करता नींद की वादी में चला गया। परी जो जाग चुकी थी इसके हिसार में करीब होती खुद भी सोने लगी थी। सारे वसवसे और वहम इसके हिसार में आते ही दम तोड़ गए थे। वो सुबह जल्दी से उठती, पेपर की वजह से कॉलेज के लिए निकल गई थी। जब इसे सबदीन अनमोल को घर में रहने की ताकीद करता ऑफिस के लिए निकला था। इसका इरादा परी को कॉलेज से पिक करने का था। वो पेपर देकर फ्री हुई तो अपनी दोस्तों के साथ ग्राउंड में आकर बैठ गई थी। जब इसका क्लास फेलो अरमान वहां आया था। परिवश, तुमने मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया। मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। सबतीन इसे लेने आया था और इसे देखकर कदम बढ़ाता नज़दीक आ रहा था, जब एक लड़के के अल्फाज कानों में पड़े, इसे अंगारों पर लौटा गए थे। परिवश, वो सबीन की आवाज़ पर बुरी तरह से उछली थी। जी, जी, वो इसे यूँ सामने देखकर हकलाई। वो गुस्से में लग रहा था। कब से कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? कनपटी की रगें तक तन गई थी। मैं बस आ रही थी। आप? अरमान ने ज़रा अचंभे से इस शख्स को देखा था। हस्बैंड हूँ परिवश का, और कुछ पूछता है? वो तो सदमे में चला गया था, जबकि वो जल्दी से इसके पास आई थी, जो इसे एक जताती निगाह से देखता परी को अपने हिसार में लिए बाहर की जानिब बढ़ा था। साथ ही बहुत जब से गाड़ी का दरवाजा खोलकर इसे पैसेंजर सीट पर बिठाया था और खुद घूम कर आते ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। आपने मुझे कॉल कब की? मुझे तो एक भी कॉल नहीं आई। इसे गुस्से से देख इसने टॉपिक बदलना चाहा था, जब लबों पर मुट्ठी जमाए अपना गुस्सा ज़ब्त कर रहा था। इस लड़के ने जब तुम्हें प्रपोज़ किया तो तुमने डायरेक्ट बताया क्यों नहीं कि तुम मैरिड हो? वो गुस्से से पूछ रहा था। मैंने अभी कॉलेज में किसी को नहीं बताया। क्यों? इसका गुस्सा जवाब दे रहा था। वैसे ही अच्छा थोड़ी ये अच्छा लगता है कि एक गैर मर्द एक शादीशुदा लड़की को प्रपोज़ कर दे। वो इस बार वो धीमी आवाज़ में गुर्राया था। तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कॉलेजेस में तो ये सब चलता है। इसने लापरवाही से शाने उचकाए। किस कॉलेज में ये सब चलता है? हमारे कॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं था। इसने दाँत पीसे। वो रश ड्राइविंग कर रहा था। हाँ, जभी वो बिल्लो बाँधी इतने दिन से आपके घर में रह रही है और आप इसे गोद में उठाकर घूम रहे हैं। वो मुँह चढ़ाकर बोली थी। बात को मत घुमाओ परी। आइंदा के बाद जब तुम कॉलेज जाओगी तो अपनी क्लास फेलोज़ को बता देना कि तुम मैरिड हो। ताकि वो लोग आइंदा एहतियात करें। अव्वल तो आप सब खुद भी इंसान बन जाएँगे। वो बहुत सख्त लहजे में गोया हुआ था, जबकि परिवश की आँखों में आँसू आ गए थे। वो इसे एक ही नज़र देखे बगैर रुख मोड़ गई थी, जबकि अब रास्ता खामोशी से कटने लगा था। लंच किस रेस्टोरेंट में करना है? कुछ देर बाद इसकी नर्म सी आवाज़ गूंजी थी। वो खामोश रही, हलक में आंसुओं का गोला सा अटक गया था। परी, मुझे घर जाना है। इस बार वो रूंधी हुई आवाज़ में ज़िद्दी लहजे में गोया हुई थी। तुम रो रही हो? ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने यार? इसे रोता देखकर सबीतीन ने सर पकड़ लिया था। मुझे घर जाना है। अब वो आवाज़ रोने लगी थी, तो वो बुरी तरह बौखलाया था। अच्छा, सॉरी सॉरी।
आई एम रियली सॉरी। चुप कर जाओ यार, मुझे गुस्सा आ गया था। इसका रुख अपनी तरफ करना चाहा मगर वो हाथ से अटक गई थी। घर जाना है मुझे। अच्छा मेरी बात, मुझे घर जाना है। कोई बात नहीं सुननी आपकी, फ़िज़ूल सी बातें। इस बार वो तड़ाक कर बोली तो इसके लहज़े में बदतमीज़ी महसूस कर वो खामोशी से इसे घर ले आया था जो सीधा अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी और वो ताज्जुब से गहरी सांस लेता अनमोल के कमरे की जानिब बढ़ा था ताकि इसकी खबरगीरी ले सके। वो रूम में आते ही वॉशरूम में जाते ही ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी थी। शायद सबितीन का इससे दिल भर गया था। वैसे भी वो अनमोल जितनी खूबसूरत और वेल मैनर्ड लड़की तो थी नहीं। जब भी वो हर वक़्त अब इस पर गुस्सा करता था, इसके हर काम में नुक्स निकालता था। बेसन पर झुकी खड़ी अब वो मुसलसल रोने के बायस उल्टियाँ कर रही थी। उल्टियाँ कर के हालत निढाल हो गई थी। कुछ देर बाद वो थोड़ा सँभली तो रूम में आती बेड पर चित लेट गई थी। अपने बाप की शिद्दत से याद आई थी। फिर वो रुख फेर कर आँखें मूंद गई क्योंकि वो जानती थी कि खाने का पूछने कुछ देर में मुलाज़िमा या सब्ज़ीन खुद आएँगे। और फिलहाल वो किसी की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। कुछ नकाहत और कमज़ोरी भी थी जिसकी वज़ह से नींद आ गई थी। तुमने मेडिसिन ली थी? वो बेड पर बैठा सवालिया लहज़े में पूछ रहा था। ली तो थी, अब ठीक हूँ। वो मुस्कुराई। अच्छा मैं ज़रा परी को देखूँ। कॉलेज से थकी हुई आई है। इसने लंच भी नहीं किया। वो इसके पास 10 मिनट बैठकर उठने लगा था कि अब तक परी का मूड भी बहाल हो जाना था। ओके जाओ, वैसे तुम कुछ ज़्यादा ही परी-परी नहीं करते, जबकि वो तुम्हें घास भी नहीं डालती। अनमोल की बात पर इसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुँचा था। अनमोल, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई हम दोनों मियाँ-बीवी के पर्सनल्स में इंटरफेयर करे, सो प्लीज़। वो तल्ख़ लहजे में कहता रूम से निकल आया था, जबकि अनमोल को तो मानो तरवर पर लगी और सर पर गुजी थी। बदतमीज़, समझता क्या है खुद को? हूर परी मिल गई है। तुम्हें तो मैं मज़ा चखाऊँगी। मनोमन सोचती वो अपना बदला लेने का सोच रही थी। वो कॉलेज के ज़माने से सबितीन को पसंद करती थी और इसका यूँ शादी करना और फिर परी के पीछे पागल होना इसे एक आँख नहीं भाता था। परी उठो, ऐसे ही सो गई है। पहले उठकर फ्रेश हो जाओ, लंच करो, फिर सो जाना। मुझे तुम्हारी यही बात बुरी लगती है। इस बार वो इसे कॉलेज यूनिफ़ॉर्म में सोता देखकर झुँझलाया था। मुझे नींद आ रही है, वो हल्की-सी आवाज़ में बोली थी। सारी रात नींद पूरी ली है तुमने। अब उठ जाओ शराफ़त से। इसने तंबी की। मुझे सोने दें, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। इसने धमकी लगाई। मत करना, ज़िंदगी भर का सुकून हो जाएगा। वो शरारत से बोलता पर विवश के दिल पर बात जा कर लगी थी। हाँ, तो जाएँ यहाँ से। मेरा सर क्यों खा रहे हैं? वो तल्ख़ हुई। हैं? मैं सुबह से तुम्हारी बदतमीज़ी बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसने बावर करवाया। तो किसने कहा है बर्दाश्त करने को? जाएँ यहाँ से। वो अब कम्फ़र्टर मुँह तक तानती बड़बड़ाई थी। खाना खा लो पहले, फिर मुझे ऑफ़िस के लिए निकलना है। वो टस से मस नहीं हुई थी। वो काफ़ी देर तक खड़ा इसे मनाने के जतन करता रहा मगर वो नहीं मानी। फिर थक हार कर ऑफ़िस के लिए निकल गया था। जबकि वो दोपहर की सोई शाम 6 बजे के करीब उठी थी। सबीतीन वापस आकर किसी काम के लिए निकल गया था। वो रियाज़ साहब का बिज़नेस भी देखता था तो हद से ज़्यादा मसरूफ़ रहने लगा था। इसका सर बार-बार घूम रहा था। अनमोल इसे काफ़ी देर से बेचैन देख रही थी। परिवश, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है। वो भी आकर तुम्हारा चेकअप कर लेगी। वो चौंकी। किससे पूछकर बुलाया है? वो गुस्सा हुई। सबीतीन ने कहा था कि तुम्हारा ध्यान रखूं। ज़्यादा तबीयत खराब हो तो डॉक्टर को कॉल कर लूं। परिवश ने सर झटका। इतनी देर में डॉक्टर भी आ गई थी और वो अपने रूम में आ गई थी। पीछे-पीछे सबीतीन भी आ गया था। फिर डॉक्टर अंदर अंदर देख वो फ़िलहाल बाहर ठहर गया था। 3 लेडीज़ की मौजूदगी में से यूँ अंदर जाना मुनासिब नहीं लगा था। कांग्रेचुलेशन मिस्टर सबीतीन, यू आर गोइंग टू बी अ फादर। सबीतीन की मानो किसी ने पाँवों तले ज़मीन खींच ली थी। वो हवन्नक हुआ डॉक्टर का मुँह देख रहा था। जब अनमोल भी साथ ही बाहर आई थी। कांग्रेचुलेशंस बड़ी, वो चहक कर गोया हुई जबकि सबीतीन मुतज़िब अंदाज में कभी इसे देख रहा था तो कभी अनमोल को, जबकि वो निढाल सी कमरे में मौजूद थी। जाओ मिल लो अपनी परिवत से। वो मुस्कुराती हुई वहां से निकल गई थी। जब भी वह अजीब सी कैफियत से 2-4 रूम में दाखिल हुआ था। सबीतीन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बाबा के पास ले जाएं प्लीज। वो इसकी शक्ल देखते ही बिखर गई थी। वो जो ट्रांस में गिरा खड़ा था ये एकदम चौंक उठा था। हाँ, चलो पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे। वो इतनी देर में बस इतना ही समझ पाया था कि यकीनन डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई थी। नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। वो डॉक्टर पहले ही मुझे इंजेक्शन लगाकर चली गई है। वो इसका हाथ पकड़ती रुआंसू हुई जो आज अजीब ही रवैया अख्तियार किए हुए था। नहीं परी, पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे मेरी जान, तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। वो इसे बहलाकर फौरी करीबी अस्पताल पहुंचा था। कांग्रेस, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है।
रिपोर्ट्स कल तक आपको मिल जाएंगी। एक के बाद दूसरे डॉक्टर के मुंह से यही अल्फाज सुनकर वो परेशान हो गया था, जबकि पवरी हैवन्नगो की तरह सबितीन का मुंह देख रही थी। क्या हुआ, आप दोनों को खुशी नहीं हुई? डॉक्टर अपनी जगह ऑकवर्ड हुई थी। नहीं, रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? आप श्योर है ना डॉक्टर? सबितीन को लफ्ज निकालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगा था। जी जी मिस्टर सबितीन, बस ये जरा वीक है, एक्स्ट्रा केयर और सप्लीमेंट टाइम से देते रहिएगा। डॉक्टर तो जाते-जाते इसकी जान निकाल गई थी, जबकि परिवश पाँव घसीटकर साथ चलती सवितीन के पास आई थी। ये घर चलो। वो खुद पर ज़ब्त के कड़े पहरे बिठाए इसे सख्ती से बाजुओं से थामता, घर गाड़ी के पास लाता, झटके से अंदर बैठ चुका था। इसकी तबीयत, हालत सब भूल गया था। खुद वो घूमकर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठा था, जबकि वो कँपकपाते होठों से बेयकीन थी। परी, देखो कुछ है तो मुझे सच-सच बता दो। वो बहुत ज़ब्त से इससे पूछ रहा था, जबकि परिवश को लगा जैसे किसी ने इसे सरे बाज़ार बेलिबास कर दिया हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सबतीन, ये डॉक्टर झूठ बोल रही है। वो खौफ से कँपकपाते लहजे में गोया हुई थी। दो-दो डॉक्टर्स कैसे भूल झूठ बोल सकते हैं यार? वो खुद पागल होने के दर पर था। कल रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स आएँगी, आप देख लीजिएगा। ये इन पापड़ डॉक्टर्स की उम्र हो गई है। आपको मुझ पर यकीन है ना? अपनी परी पर यकीन है ना आपको? वो बहुत माल से पूछ रही थी, जबकि वो खुद कुछ नहीं समझ रहा था कि इसके दिल की इस वक़्त क्या हालत थी। मगर वो परी पर शक भी नहीं कर सकता था। ज़रूर, कहीं कुछ मिसिंग था। तुम पर यकीन है, इसीलिए मेरा दिमाग फटा जा रहा है। परी, मुझे सच-सच बता दो, तुम किसी की बातों में तो नहीं आ गई? देखो, मुझे मालूम है तुम अभी छोटी हो, तुम बहुत सी बातों को नहीं समझती हो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ इससे अल्फाज अदा नहीं हुए थे, तभी वो बीच में चिल्ला उठी थी। 17 साल की हूँ मैं सबतीन सिकंदर, एक अक्लमंद बालिग लड़की हूँ, बल्कि शादीशुदा औरत हूँ। मेरे बाप ने यूं ही मेरा आपसे निकाह करके रुखसती नहीं दे दी थी। अपना अच्छा बुरा समझती हूँ, अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानती हूँ। पागल नहीं हूँ जो किसी की बातों में आ जाऊंगी। आपने मुझे इतने हल्के किरदार की लड़की समझा हुआ है। कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो डॉक्टर्स पागल हैं वो डॉक्टर्स। झूठ झूठ बोल रहे हैं वो। आप कल देखिएगा, ये डॉक्टर कल आपसे माजरत कर रही होगी और मैं आपसे नाराज हूँ, अब आपके पास नहीं रहूंगी। बहुत जब से बोलती, वो आखिर में शिद्दत से फूट फूट कर रो पड़ी थी, जबकि वो साकी तो जामिद यूं ही बैठा पतराई निगाहों से इसे रोते देख रहा था। दिमाग में अजीब सी सोचों के चक्कर चल रहे थे कि जभी वह एक नतीजे पर पहुंचा। परिवश पर एक तेज निगाह डालता, गाड़ी स्टार्ट करता, अब सड़कों पर उड़ा रहा था, जबकि वो इसका तेज देखकर घबरा गई थी। हे गाइस, क्या हुआ है? तुम लोग इतने उदास क्यों हो? वो करीब आती फिक्रमंदी से बोली, जब सभी तीन गुस्से से परिवश को देखता रूम की जानिब गया था, फिर ठहर गया। जल्द से जल्द अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। मैं अब तुम्हें एक लम्हा भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुना तुमने? परिवश, जो इससे नाराज थी, बेयकीन निगाहों से इसे देखा था, फिर रोती हुई अपना सामान समेटकर अपने लालची चाचा को कॉल मिलाती वो इनकी तरफ चली गई थी। वो जैसे भी थे, मगर इसकी दादी वहीं रहती थी। यकीनन वो जगह इसके लिए महफूज थी। यार, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, सबतीन और इसकी बीवी के बीच झगड़ा होता देख जो दिली इत्मीनान मिला है ना, इसका तो कोई मोल ही नहीं है यार। वो हंसते हुए अपने नए बॉयफ्रेंड को बता रही थी, मुझे नहीं मालूम, मगर इस लड़की को सबतीन के साथ देख मुझे अलग ही किस्म की जेलसी होती है यार। वो मुंह बनाकर बोल रही थी, जबकि कमरे की चौखट पर खड़ा सबतीन हैरानगी से सब सुन रहा था। दफा करो यार, मुझे क्या, मैं तो खुश हूँ कि चलो अच्छा हुआ। हंस कम जहाँ पाक, जब देखो परी और सबतीन की मोहब्बत के मुजाहिरे चलते। वो एकदम पीछे घूमी तो सबीतीन को देख इसके लफ्ज लबों में ही अधूरे रह गए थे। तुम खुद चाहोगी या मैं बाहर तक छोड़ कर आऊं? वो सख्त तैश में गुर्राया था। वो सबीतीन में मजाक, गेट आउट। वो पहली बार किसी औरत से इस कदर बुलंद आवाज में मुखातिब हुआ था, जबकि वो अपनी जगह से उछलती तेजी से ड्रेसिंग रूम से अपना सामान समेटती वहां से निकलती चली गई थी। और सबीतीन ने आंखें मीच कर पेशानी मसली थी। अरे बच्ची, तुझे यहाँ आए 15 दिन होने को आए हैं। तेरा शौहर कौन सी विजिटिंग मीटिंग पर चला गया है जो आने का नाम ही नहीं ले रहा? ये इसकी दादी थी जो इसकी फिक्र में बोल रही थी, क्योंकि वो अपने दोनों बेटों की नीयत से बाखूबी वाकिफ थी। बस दादो, आजकल मैं चली जाऊंगी। वो नहीं बता सकी थी कि वो यहाँ अपने शौहर से नाराज होकर आई थी, मगर वो ज्यादा दिन यहाँ रह भी नहीं सकती थी, क्योंकि बाकी सबको शक हो जाना था। रात की सियाह तारीकी हर सू अपने पंख फैला रही थी। ऐसे में वो कमरे की बालकनी में खड़ी बार-बार एक नंबर डायल करके मिटा रही थी। सबीतीन को कॉल करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर हिम्मत करके कॉल कर ली थी, क्योंकि इसने कहा था कि जब इसकी नाराज़गी खत्म करने का इरादा हो तो कॉल कर ले। वो घर लाकर इसकी नाराज़गी दूर कर देगा।
हेलो, राज़ी होने को तैयार हो? आ जाऊँ लेने? इसकी गंभीर आवाज़ गूंजी थी। इसने लब दबाए। वो कितने दिन से ये आवाज़ सुनना चाह रही थी। दादा पूछ रही थी आपका। इसने लब चबाए थे। क्या पूछ रही थी? वो चौकस हुआ। इसके 2 गार्ड्स और 1 मुलाज़िमा इसी घर में मौजूद थे जो इन लोगों पर नज़र रखे हुए थे। इसने अपनी बीवी को यूं ही यहाँ नहीं छोड़ दिया था। यही कि आपकी कौन-सी बिज़नेस मीटिंग्स हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वो अब दुपट्टे के कोने से खेल रही थी। तो फिर तुमने क्या कहा? इसने आईब्रो उठाए। मैंने क्या कहना था? कह दिया आप आज कल में लेने आ जाएँगे। सवितीन ने लबों पर मुस्कुराहट खिल गई थी। अभी आ जाऊँ लेने फिर? इसने आईब्रो उठाए। नहीं सुबह। वो गड़बड़ाई। फिर कुछ देर दोनों की खामोशी हायल रही। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है स्वीटहार्ट। वो पहली बार इस कदर दिल धड़काते लहजे में गोया हुआ था। क्यों? मेरी क्यों याद आ रही है आपको? इसने आईब्रो उठाए। क्योंकि तुम मेरी जान हो। वो दिलकश लबो लहजे में गोया हुआ तो वो मुस्कुराहट छुपा गई। ओह रियली? इसने मुस्कुराहट छुपाई। तुम्हें कोई शक है क्या? इसने आईब्रो उठाए। नहीं शक तो नहीं है मगर मैं आपसे नाराज हूँ। वो नरोठे लहजे में बोली थी। मना लूंगा। फिर मैं सो रही हूँ। सुबह आ जाइएगा आप। वो मुस्कुराकर अल्लाह हाफिज कर चुका था। सुबह का रोशन सवेरा हर सू अपने पंख फैला चुका था। जब भी वो तेजी से तैयारी करता, अपने वकील से भी बात करता जा रहा था। इसे आज परिवर्श को लेने जाना था। खुशियों में बसा वो प खुशबुओं में बसा वो परी के चचा के घर की जानिब गामजन तक गाड़ी एक झटके से विला के सामने ठहरी थी और परी इसके हॉर्न की आवाज़ पहचान कर भागी-भागी से आई थी। वो भी इंटर ही हुआ था कि वो भागते हुए इसके नज़दीक आती सीने से लगी थी। ये तब्दीली सब तीन के लिए बेहद खुशी का बाइस थी। या अल्लाह! मेरी बीवी को मुझसे इतनी मोहब्बत हो गई है कि मुझसे मिलने के लिए उड़कर आ गई। इसके गिर्द साइड से हिसार डालता वो कमरे की जानिब कदम बढ़ा रहा था। बस वैसे ही, आए मैं आपको तो दादू से मिलवाती हूँ। वो इसे लिए रूम में गई थी। वो इसके हमकदम हुआ था। अस्सलाम वालेकुम दादू, कैसी हैं आप? वो सर झुकाकर मिलता बेहद प्यारा लगा था। वालेकुम अस्सलाम, जुग जुग जियो। वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोली थी तो परी ने मुस्कुराहट जब्त की थी। दादू, मैं आपकी पोती को लेने आया हूँ। इजाजत है? वह एहतरामन बोला था। इजाजत की क्या बात है? तुम्हारी अमानत है हमारे पास। बस घर जाए अपने। वैसे भी बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। वो बुढ़ पारी से गोया हुई तो परी ने मुंह बनाया जबकि सफतीन ने मुस्कुराहट रोकी थी। खैर से जाओ। जाओ परी, अपना सामान और चादर लेकर आओ। वो सर हिलाकर वहां से निकल आई थी। दादू, मैंने तमाम प्रॉपर्टी परिवश के नाम कर दी है जो अंकल ने निकाह के फौरन बाद मेरे नाम कर दी थी और 18 के होने के बाद वो सब परिवश का है। परिवश के 18 साल के होने में चंद माह ही हैं। वो आगाह कर रहा था। तुम इसके महरम हो, इसके शौहर हो। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। इतने में परी भी आ गई थी। चलो खैर से जाओ। अगली बार आओ तो मुझे परदादी बनाने की खुशखबरी साथ लाना। वो मोहब्बत से गोया हुई जबकि परिवश पूरी तरह से जेपी थी। इंशाल्लाह। इसके इस कदर दीदा दिलेरी पर बोलने पर परी ने मुंह खोल कर घूरा था। क्या वाकई वो इनके रिश्ते को लेकर सीरियस हो गया था? चलें। अब वो इसकी जानिब घूमा था। जी। अब वो दोनों घर की दूसरी जानिब गामजन थे। वो घर आए तो घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। तमाम मुलाजमीन की शायद छुट्टी थी। सबीतीन ने गाड़ी में कोई बात नहीं की थी। वो अभी बाहर ही था जब वो सोचों में गुम खड़ी थी। जब ये पीछे से आते सबीतीन ने इसे अपनी बाहों के हिसार में उठाया था। वो बुरी तरीके से सटपटाई थी। मैं आज कुछ नहीं सुनूँगा मैं। सब भूल जाओ। समझ लो अनमोल नामी लड़की हमारी ज़िंदगी में आई ही नहीं थी। वो इसके चेहरे पर प्यार करता इसकी बोलती बंद कर गया था। अब वो धीरे-धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। लेकिन आपने मुझ पर शाउट किया था। एक और शिकवा। वो सब ड्रामा था, पता है तुम्हें। अब खामोश हो जाओ बिल्कुल। और सॉरी भी तो की है। इस बार इसने घूर कर देखा था। वो अब कमरे में आ गए थे। अनमोल बेड पर बैठी थी और वो कमरे की खिड़की के पर्दे बराबर करता मरदम रोशनी जलाता करीब आकर बैठा था। वो खुद में सिमट सी गई थी। इस रोज सबतीन परी को दूसरे हॉस्पिटल ले गया था जिन्होंने गलत फहमी की तस्दीक कर दी थी। इसे अनमोल पर शक था और इसे बात करता देख शक यकीन में बदल गया था। वो जल्दी में करीबी अस्पताल ही चला गया था और अनमोल वहाँ की डॉक्टर से पहले ही सेटिंग कर चुकी थी। मगर परी इससे रूठ कर मैके चली गई थी। वो भी इसे थोड़ा स्पेस देना चाहता था। टेंशन में वो भी तो ज़्यादा बोल गया था। अज़ाला तो करना था। इतना शर्मा क्यों रही हो लड़की? खा थोड़ी जाऊँगा। वो शरारत से बोला तो इसने खफगी से घूरा था। मैं क्यों शर्माऊँगी? मुझे नींद आ रही है। वो गड़बड़ाकर बोलती बिस्तर में गुम होना चाहती थी। तभी वो हिसार में कैद करता बाहों में ले गया था। अभी नहीं स्वीटहार्ट। वो इसे करीब करता महसूस करने लगा था जबकि वो इसके गिर्द हिसार डालती इसे खुश कर गई थी।
اس کے باپ کا انتخاب خوبصورت تھا، مشکلوں سے ہی صحیح مگر ان کی زندگی ایک ٹریک پر آ گئی تھی۔ مکمل خوشیاں ان کی منتظر تھیں، رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی اور وہ دونوں محبت کی نئی منزلیں طے کر رہے تھے۔ ختم شد۔ تو ڈیئر ریڈرز، آپ لوگوں کو اسٹوری کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور اپنے ناویلینس فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیو کہانی کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔